गाइस, आज हम एक्सप्लेन कर रहे हैं स्पाइरल मूवी, जो कि सा मूवी सीरीज का लास्ट पार्ट है और अभी रिसेंट में ही रिलीज हुआ है। लेकिन अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब चलते हैं मेन स्टोरी लाइन की तरफ। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हमें एक मेले वाली जगह दिखाई देती है, जहाँ काफी क्राउड होता है और सभी लोग वहाँ पर एंजॉय कर रहे होते हैं। वहीं पे एक पुलिस वाला भी होता है जो देखता है कि एक आदमी किसी लड़की का पर्स चोरी करके भाग रहा होता है। पुलिस ऑफिसर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं रुकता, इसीलिए पुलिस ऑफिसर खुद उसका पीछा करने लगता है। लेकिन वो चोर रेलवे लाइन के बेसमेंट में चला जाता है और उसके पीछे पीछे पुलिस ऑफिसर भी वहाँ पहुँच जाता है। वो उस चोर को ढूंढ ही रहा होता है, तभी पीछे से कोई मास्क वाला आदमी उस पर अटैक करता है और उसे किडनैप कर लेता है। जब डिटेक्टिव को होश आता है तो वो अपने आप को रेलवे ट्रैक पे पाता है। वो इस टूल पे था और उसकी टंग पे कोई मशीन लगी हुई थी। अगर वो थोड़ा सा भी हिलता तो उसकी टंग कट जाएगी। वो काफी डरा हुआ था। तभी उसके सामने एक वीडियो प्ले होती है। उस वीडियो में वही मास्क वाला आदमी था जिसने उसको किडनैप किया था। वो उससे कहता है कि तुम बहुत बुरे हो, तुमने 2 लोगों के खिलाफ कोर्ट में झूठी गवाही दी थी, जिसकी अब तुम्हें सजा मिलेगी। कुछ ही देर में यहाँ पे ट्रेन आने वाली है जो कि तुम्हें उड़ा देगी, और अगर तुम ऐसी मौत नहीं मरना चाहते तो खुद को आज़ाद कर लो। अगर तुम हिले तो इस मशीन से तुम्हारी टंग कट जाएगी और यही तुम्हारी सजा होगी। वो पुलिस ऑफिसर अब आज़ाद होने की काफ़ी कोशिश करता है। उसके हाथों को ऐसे नुकीले वायर से बांधा गया था जिससे उसका हाथ बुरी तरीके से जख्मी हो गया था और उसके हाथों से बहुत ब्लड आ रहा था। पुलिस ऑफिसर जैसे तैसे कोशिश करके अपने हाथों को खोलता है, लेकिन तभी सामने से ट्रेन आ जाती है। मतलब वो अब लेट हो चुका था। ट्रेन उसे उड़ा देती है और उसकी बॉडी छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाती है और उसकी जुबान भी कट गई थी और ये सीन काफ़ी ज़्यादा भयानक था। इस इंसिडेंट के बाद वहाँ और भी डिटेक्टिव आते हैं, लेकिन वो पहचान नहीं पाते कि वो बॉडी किसकी है, क्योंकि उस बॉडी के काफ़ी टुकड़े हो चुके थे। अब सीन शिफ्ट होता है जीक बैंक की तरफ, जो कि अपने क्रिमिनल गैंग के साथ एक ड्रग डीलर को लूट रहा था। वहाँ से भागते समय इस गैंग को पुलिस पकड़ लेती है और जीक का सच बाहर आ जाता है। असल में जीक 12 साल से अंडरकवर पुलिस ऑफिसर था और उन्होंने चोरी करने से पहले पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया था, इसीलिए पुलिस ने इस केस को नॉर्मल समझकर वहां पे रेड मार दी थी। जीक इस बात से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो पहले से ही पुलिस डिपार्टमेंट से बहुत नफरत करता था। अब यहाँ पे जीक के अंडरकवर होने का राज खुल गया था, इसीलिए पुलिस चीफ कैप्टन एनजी उसे नॉर्मल ड्यूटी पर लगा देती है। जीक नॉर्मल ड्यूटी करने के लिए मना करता है। वो एनजी को बताता है कि कुछ साल पहले उसके एक साथी से कुछ गलती हो गई थी जिसे उसने पकड़वा दिया था और इस बात के लिए उसे अप्रिशिएट भी किया गया, लेकिन उसके बाकी सारे पुलिस वाले साथी उससे नफरत करने लगे। तो एनजी उससे कहती है कि इसमें अकेले काम करना ठीक नहीं है और तुम्हारे साथ एक और डिटेक्टिव को साथ में लगा रही हूँ। वो ट्रेनी है और तुम दोनों मिलकर काम करोगे। ये सुनकर जीक काफ़ी गुस्सा हो जाता है और अपनी टेबल पर चला जाता है। तभी वहाँ पे वो नया डिटेक्टिव आता है और वो उससे कहता है कि मैं आपको काफ़ी पसंद करता हूँ और मैं आपके फादर से भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूँ, क्योंकि उन्होंने काफ़ी बड़े बड़े काम किए थे और यहाँ तक कि मैंने आपके फादर से इंस्पायर होकर ही ये प्रोफेशन ज्वाइन किया, क्योंकि मैं भी उन्हीं की तरह काम करना चाहता हूँ और मुझे बहुत प्राउड है कि मैं उनके बेटे के साथ काम कर रहा हूँ। तभी वहाँ पे कैप्टन एनजी आ जाती है। वो उन दोनों से कहती है कि अब बातें बस भी करो, वहाँ रेलवे ट्रैक पे कोई एक्सीडेंट हुआ है जहाँ तुम दोनों का जाना बहुत ज़रूरी है। उसी वक्त वो दोनों वहाँ के लिए निकल पड़ते हैं। अब रास्ते में ये दोनों आपस में बातें करते हैं। नया डिटेक्टिव जीक को बताता है कि मेरी एक बीवी है जिसे मैं बहुत प्यार करता हूँ और साथ ही साथ मेरी एक बेटी भी है। मैं अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तब जीक उससे कहता है कि ये सब सिर्फ बातें हैं, तुम कुछ साल और वेट करो, फिर देखना ये सब चीज़ें तुम्हारे लिए कॉमन हो जाएंगी, यहाँ तक कि तुम्हें ये सब चीज़ें कुछ अच्छी ही नहीं लगेंगी। असल में जीक की खुद सेपरेशन हो चुकी थी तो उसे ये सब चीज़ें बकवास लगती थी। नया डिटेक्टिव यहाँ पे फील करता है कि जीक में कोई होप ही नहीं है। वो काफ़ी सैड और रूखी रूखी सी बातें करता है, इसीलिए वो काफ़ी बोरिंग लगता था। अब बातें करते करते वो लोग उसी जगह पर पहुँच जाते हैं। वहाँ पर हर जगह खून फैला हुआ था। अब ये लोग वहाँ पे जाते हैं और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन इन दोनों को भी ये पता नहीं चलता है कि आखिर ये बॉडी है किसकी। अब वहाँ से ये दोनों अपने ऑफिस आ जाते हैं। तभी जीक का वहाँ पे एक पार्सल आता है जिसके अंदर एक यूएसबी होती है। उसमें लिखा होता है कि देखो मेरे अंदर क्या है। अब
अब जीक उसे अपने पर्सनल कंप्यूटर के साथ अटैच करता है। जब वो उसे ओपन करता है तो उसके अंदर एक स्पाइरल की पिक्चर होती है। जब वो वीडियो प्ले होता है तो उसके अंदर एक मैसेज था, जिसके अंदर ये था कि उस पुलिस वाले ने गलत किया था और मैं सबको उसके किए की सजा दूंगा। और ये मत सोचना कि जो मारा गया वो आखिरी पुलिस वाला था, क्योंकि अभी और भी मरेंगे। तभी न्यू ऑफिसर जीक से कहता है कि ये तो जिक्सा लग रहा है। तभी जीक उस बिल्डिंग को पहचान लेता है जिसमें स्पाइरल बना था और वो उससे कहता है कि फौरन हमें वहाँ जाना होगा। वो लोग उस बिल्डिंग में पहुँचते हैं तो वहाँ पे एक और बॉक्स दिखाई देता है और जब वो लोग उस बॉक्स को खोलते हैं तो उसके अंदर उसी पुलिस वाले की जबान होती है और उसके अंदर उसका बैज भी होता है। उसका बैज देखकर उन्हें पता चल जाता है कि ये बॉडी किस पुलिस वाले की है। ये देखकर वो लोग ये समझ जाते हैं कि अब की बार जो जिक्सॉ है वो पुलिस ऑफिसर और डिटेक्टिव को ही टारगेट कर रहा है। वो यहाँ से जाने के बाद सारी बातें कैप्टन एनजी को बताते हैं तो एनजी कहती है कि ये तो बहुत बुरा हुआ, मैं खुद भी इस केस को देखूंगी। और वो जीक से कहती है कि मैं तुम्हें इस केस का लीडर बना रही हूँ, क्योंकि तुम जानते हो कि सभी चीज़ों को कैसे हैंडल करना है। जिस पुलिस ऑफिसर की डेथ हुई थी वो जीक का अच्छा दोस्त हुआ करता था, इसीलिए जीक उसके घर जाता है और वो उसकी वाइफ से मिलता है। वो उसे हौसला देता है कि कुछ नहीं होता, आप पेशेंस रखें, सब ठीक हो जाएगा। वो पुलिस वाले की बीवी से कुछ क्वेश्चन करने लगता है लेकिन उसे उसका आंसर नहीं मिलता है। तब जीक कहता है कि क्या आप मुझे उसकी बिलोंगिंग्स दे सकती हैं, जैसे उसका लैपटॉप और उसकी यूज़ की हुई कोई भी चीज़। वहाँ पर उसकी एक्स वाइफ भी आई होती है लेकिन वो उससे कोई भी बात नहीं करता और अपने घर आ जाता है। वहाँ पर उसके फादर बैठे हुए होते हैं और वो अपने बेटे से कहते हैं कि मुझे बताओगे कि ये कैसा केस है, इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है। वहाँ पे हम देखते हैं कि जीक अपने फादर से भी रूड होता है, क्योंकि इन दोनों का रिलेशन आपस में अच्छा नहीं होता है। वो हमेशा चाहता था कि उसके फादर उसे समझें, उसे टाइम दें, लेकिन उसके फादर बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग नहीं थे और उसे बिल्कुल भी टाइम नहीं देते थे। तभी जीक विंडो की तरफ देखने लगता है और उसे याद आता है कि पहले उसने एक केस सॉल्व किया था जब उसके कोवर्कर यानी कि डिटेक्टिव ने विटनेस को ये कह के मार दिया कि इसने मुझ पर अटैक किया है। लेकिन जीक को सब कुछ पता था, इसीलिए जीक ने उसे पकड़वा दिया। ये लोग फिर से केसेस पर काम करने लगे थे, यानी जीक की बिल्कुल यही लाइफ थी। वो अपनी जॉब के साथ बहुत ज़्यादा सिंसियर था। अब सीन चेंज होता है और हम दो पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो कि सीसीटीवी फुटेज देख रहे थे और वो उसी पुलिस ऑफिसर की थी जो कि चोर के पीछे जा रहा था। उनमें से एक पुलिस ऑफिसर उस ड्रग डीलर का पीछा करने लगता है, लेकिन वो ये बात जीक को नहीं बताता। वो पीछा करते करते एक डार्क बिल्डिंग में पहुंच जाता है जहां पर उसे वो ड्रग डीलर तो नहीं दिखाई देता लेकिन एक कवर्ड चीज होती है। वो जब उसका कवर हटाता है तो वहाँ पे वही मास्क होता है। वो कोई आदमी था जिसने वो पिग वाला मास्क पहन रखा था और ये वही सेम आदमी था जिसने स्टार्टिंग में उस पुलिस ऑफिसर को मारा था। वो पुलिस ऑफिसर काफ़ी डर जाता है और वो बाकी डिटेक्टिव्स को फ़ोन करने लगता है, लेकिन उसकी कॉल कोई भी नहीं उठा रहा होता। अब वो मास्क वाला आदमी उसको भी पकड़ लेता है और उसके मुंह पर कोई मास्क चढ़ा देता है। वो एक वाटर टब में होता है। वो उसके फिंगर में भी कोई ट्रैप दे देता है और वो दोनों ट्रैप जो कि उसके मुंह पर थे और फिंगर में थे वो आपस में कनेक्टेड थे, यानी अगर वो कोई भी एक चीज़ मूव करेगा तो दूसरी अपने आप कट जाएगी। मतलब अगर वो थोड़ा सा भी हिलेगा तो उससे नुकसान पहुंच सकता था। और अब उसके सामने वही सेम वीडियो प्ले होता है जिसमें वही पिग मास्क वाला आदमी होता है। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और हम जीक को देख पाते हैं जो कि न्यू डिटेक्टिव को कॉल कर रहा होता है। फिर जीक वहाँ से अपने फादर के घर जाता है, लेकिन वो देखता है कि उसके फादर कहीं पर भी नहीं होते और हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उसके फादर गन लेकर कहीं गए हुए थे, इसीलिए वो घर पर नहीं थे। अब अगले ही दिन जीक को एक और पार्सल रिसीव होता है जिसके बॉक्स में एक यूएसबी होती है। जब जीक यूएसबी प्ले करता है तो उसमें एक डॉल दिखाई देती है, उसकी शक्ल भी पिग मास्क से मिल रही थी। अब जीक पुलिस के साथ एक जगह पर जाता है, वहाँ पर एक गाड़ी भी खड़ी होती है, लेकिन जब जीक उस गाड़ी का दरवाज़ा खोलता है तो उसमें से एक मरा हुआ पिग बाहर आता है। जीक को काफ़ी क्रीपी लगता है। वहाँ पर उसे एक और बॉक्स मिलता है जिसमें वही पुलिस ऑफिसर्स की उंगलियां और बैज थे जो कि वाटर टब में था और उसी में मर गया। जीक को ये बात काफ़ी अजीब लगती है और वो उसी जगह में जाता है जहाँ पर आखिरी बार उस पुलिस ऑफिसर्स की डेड बॉडी होती है। वहाँ पर उसी पुलिस ऑफिसर्स की बॉडी होती है और वीडियो भी चल रहा होता है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि इस पुलिस ऑफिसर की डेथ कैसे हुई। वो मास्क वाला आदमी उस पुलिस ऑफिसर से कह रहा होता है कि या तो तुम अपनी उंगलियां काट लो या तो पानी में करंट छोड़ दिया जाएगा।
और तुम मारे जाओगे। लेकिन सेम पुलिस ऑफिसर उस पर्टिकुलर टाइम में अपने आप को छुड़ा नहीं पाता और मारा जाता है और बाद में उसकी फिंगर्स भी काट दी जाती है। अब यहाँ पे जीक सोचता है कि ये काम जिगसॉ का नहीं हो सकता, क्योंकि वो स्पेशली पुलिस वालों और डिटेक्टिव को टारगेट क्यों करेगा। ये जरूर कोई ऐसा है जो कि पुलिस ऑफिसर से बदला लेना चाहता है, हमें इसका पता लगाना ही होगा। अब वो नया डिटेक्टिव जीक से कहता है कि याद करें आपकी किसी के साथ दुश्मनी तो नहीं थी। तो जीक कहता है कि मैंने अपने एक दोस्त को पकड़वाया था क्योंकि उसने एक विटनेस को मार दिया था। वो अब फ्री हो चुका था, इसीलिए जीक उससे मिलने के लिए दोबारा जाता है। वो एक चर्च में था और चर्च को ही सर्व कर रहा था। तो जीक उससे कहता है कि क्या उस दिन मैंने जो देखा और सुना था वो सच था। तो वो आदमी जीक से कहता है कि हाँ मैंने गलत किया और मुझे इस बात का एहसास भी है, मुझे उस विटनेस को नहीं मारना चाहिए था। जीक वहाँ से दोबारा अपने फादर के घर जाता है, लेकिन उसके फादर उसे दोबारा वहाँ नहीं मिलते। वो अपने फादर को कॉल्स करता है और मैसेजेस भी करता है, लेकिन उसको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है। अब नेक्स्ट डे जब जीक पुलिस स्टेशन जाता है तो वो नोटिस करता है कि वो नया डिटेक्टिव भी आज नहीं आया है। उसी के साथ ही जीक को आज एक नया बॉक्स मिला था और जब वो बॉक्स को खोलता है तो उसमें एक पिग मास्क होता है। उसकी बॉडी पर एक टैटू बना होता है और साथ ही कुछ इंक होती है। ऐसा लग रहा था कि वो ब्लड हो। उसके साथ ही एक लेटर भी होता है। उस लेटर में लिखा था कि जब तुम अपने लोगों को बचाने में बिजी होगे तो मैं तुम्हारे बॉस को पकड़ लूंगा। जीक देखता है कि जो स्किन थी वो नए डिटेक्टिव की थी, क्योंकि जो टैटू बना था वो नए डिटेक्टिव के बाजू में बना था। तभी जीक को ये पता चलता है कि एक डेड बॉडी मिली है जिसके साथ उसकी स्किन नहीं है, जिसे सुनकर जीक काफी वरीड हो जाता है। उसे लगता है कि कहीं ये नया डिटेक्टिव तो नहीं है। अब सभी लोग काफी परेशान हो जाते हैं क्योंकि पब्लिक को पता चल गया था कि जिगसॉ वापस आ चुका है और लोगों को मार रहा है। यहाँ पर कैप्टन एनजी सभी को कंट्रोल कर रही होती है और वो सभी को समझाती है कि नहीं, ये जिगसॉ नहीं है, आप सभी लोग हौसला रखें। अब जीक अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहा होता है, जहाँ पर उसे कुछ मैसेजेस रिसीव होते हैं जिसमें उसे ये बताया जा रहा था कि एक और पुलिस ऑफिसर मारा जाने वाला है, तो उसे जाकर बचाओ। वहीं दूसरी तरफ उसके डैड का भी मैसेज आता है कि किसी पुराने केस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दो। जिगसॉ को समझ में आ चुका था कि ये सारे मैसेजेस फेक थे, क्योंकि उस लेटर में ये लिखा था कि जब तुम किसी दूसरे काम में इन्वॉल्व होगे तो मैं तुम्हारे बॉस को पकड़ लूंगा। इसीलिए जीक उन मैसेजेस को इग्नोर करता है और फौरन से पुलिस स्टेशन की तरफ निकल जाता है। दूसरी तरफ हम एनजी को एक डार्क सी जगह पर देखते हैं जहाँ पे वो किलर भी होता है। वो एनजी को पकड़ लेता है और एक सॉ के ऊपर लिटा देता है, जिससे एनजी का बहुत सारा खून निकलने लगता है। वो एनजी के फेस पे एक कपड़ा भी डाल देता है और एक ऑडियो प्ले होने लगता है जिसमें ये कहा जा रहा था कि एनजी, आज तक तुमने काफ़ी सारे केसेस लड़े जिनमें कई सारे क्रिमिनल्स भी होंगे और इनोसेंट पीपल भी होंगे जो कि मारे गए और कई सारे जेल भेज दिए गए। अब जिन इनोसेंट पीपल को तुमने जेल में भेजा, या तो मरवा दिया, या तो उनके हक में बोल नहीं सकी, या तो उनका फेवर नहीं कर सकी, उसके बदले में अब तुम्हें सजा मिलेगी। या तो तुम अपनी बैकबोन को सॉ के ऊपर रख दो जिससे वो कट जाएगी। दूसरी ऑप्शन तुम्हारे पास ये है कि तुम्हारे फेस पर गर्म गर्म वैक्स लगाई जाएगी जिससे तुम्हारे फेस की स्किन पूरी तरीके से उधड़ जाएगी। लेकिन एनजी को जो टास्क दिया जाता है अपने आप को आज़ाद करने का, वो उसको कर नहीं पाती और वैक्स उसके मुंह पर गिरने लगती है और वो बेचारी यहाँ पे मारी जाती है। अब जीक वहाँ जाकर सीसीटीवी फुटेज चेक करता है तो वो देखता है कि उसमें से 13 मिनट की वीडियो डिसअपेयर है, यानी किसी ने उसके साथ कोई छेड़छाड़ की थी। अब जीक देखता है कि किस किस पुलिस ऑफिसर्स का अकाउंट एक्टिव है। जिसका अकाउंट एक्टिव होगा उसी ने छेड़छाड़ की होगी। वो देखता है कि उसने अपने जिस साथी को पकड़वाया था, उसने अपने विटनेस को मारा था, उसका अकाउंट एक्टिव था, लेकिन वो अब पुलिस में नहीं था। दूसरी तरफ एक और पुलिस ऑफिसर आता है और उससे कहता है कि तुम्हारे फादर का भी अकाउंट एक्टिव था। जीक को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उसके फादर जैसे भी थे वो अपने फादर के खिलाफ किसी से भी एक शब्द नहीं सुन सकता था। तो उन दोनों में लड़ाई होने लगती है और वो एक दूसरे को मारने लगते हैं। अब जीक फौरन वहाँ से उसी आदमी के पास जाता है जिसको उसने पकड़वाया था। वो चर्च में था, लेकिन जीक को वो नहीं मिल पाता क्योंकि वो भी गायब हो चुका था। अब यहाँ पे हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि असल में जीक के फादर थे कहाँ पर। वो उस जगह पर थे जहाँ पे किलर रहता था। उस बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा स्पाइरल साइन थे जो कि हमें स्टार्टिंग में दिखाए गए थे। जीक के फादर यहाँ पर गन लेके इधर उधर घूम रहे थे जैसे कि वो किलर को ढूंढ रहे हों, लेकिन किलर तभी अचानक से आकर उन्हें भी किडनैप कर लेता है और उनके मोबाइल से एनजी को मैसेज करता है।
दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि जीक के हाथ बंधे होते हैं, लेकिन वो किसी तरीके से अपने हाथ खोल लेता है। तभी वो उस आदमी को देखता है जिसने विटनेस को मारा था। वो बंधा हुआ था और उसके पीछे एक मशीन थी जो कि शीशे को क्रश कर करके उसकी कमर की तरफ फेंकने वाली थी और उसकी कमर पर एक रिकॉर्डेड भी था। जीक उसकी कमर से उस रिकॉर्डेड को सुनता है। उस रिकॉर्डिंग में यही था कि तुमने एक मासूम की जान ली है, इसीलिए अब तुम भी मरोगे। लेकिन वहाँ जीक भी होता है और वो उसे बचा सकता था, जैसे कि पिन से उसने अपने हाथ खोले थे। अब जीक वो पिन ढूंढ लेता है जिससे वो उसे आज़ाद कर सकता था। लेकिन जैसे जीक उसे खोलने जाता है तो मशीन से शीशे आकर उसकी कमर में लगने लगते हैं और वो उसके साथी की कमर पे भी लग रहे थे। इससे उन लोगों को काफ़ी दर्द होता है। जैसे ही जीक उसे खोलने लगता है तो वो देखता है कि उसका काफ़ी खून बह चुका है और उसका खून बह जाने के कारण उसकी वहीं पे डेथ हो जाती है। यानी जीक का उसे खोलने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। अब जीक काफ़ी परेशान हो जाता है और जब वो बाहर आता है तो वो देखता है कि वही नया डिटेक्टिव उसके सामने खड़ा है, यानी कि वो जिंदा था। अब वो नया डिटेक्टिव यहाँ पे जीक को एक सच बताता है। वो कहता है कि तुम्हारे साथी ने जिस विटनेस को मारा था वो मेरा बाप था। मैंने तभी सच सुन लिया था और मैं जानता था कि मेरे फादर को किसने मारा, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से चुप था क्योंकि मुझे ये सब प्लान के साथ करना था। वो नया डिटेक्टिव जीक से कहता है कि मेरी तो कोई फैमिली भी नहीं थी, मैंने तुमसे अब तक सब कुछ झूठ बोला। तुम्हें जो अपने फादर के मोबाइल से मैसेज रिसीव हुआ था वो मैंने ही किया था, लेकिन अब तुम्हारे फादर किडनैप्ड हैं। मैं तुम्हें एक ऑफ़र करता हूँ, तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो, तो क्या तुम मेरे साथ एक टीम बनाओगे? यहाँ पर जीक को मजबूरी में मानना पड़ता है क्योंकि उसे अपने डैड की जान बचानी थी। वो नया डिटेक्टिव यहाँ पे फिर से इनोसेंट बन जाता है। वो पुलिस को कॉल करता है और खुद ही शूटिंग करने लगता है। वो पुलिस से कहता है कि यहाँ पे शूट हो रहा है। इसके बाद वो नया डिटेक्टिव जीक को भी एक गन देता है जिसमें सिर्फ एक ही गोली थी और उसे उस कमरे में लेके आता है जहाँ पर उसके फादर कैद थे। वो भी एक ट्रैप में थे और लटके हुए थे। वो नया डिटेक्टिव जीक से कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन हैं। तुम्हारे गन में सिर्फ एक गोली है, तो या तो तुम अपने फादर को बचा सकते हो या तो मुझे मार सकते हो। अगर तुमने अपने फादर को बचा लिया तो मैं तो उन्हें वैसे भी मार दूंगा, और अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम्हारे फादर ऑलरेडी ट्रैप में मारे जाएंगे क्योंकि तुम्हारे फादर ने ही वो आर्टिकल बनाया था जिसको फॉलो करवाते हुए मेरे फादर को मारा गया। यहाँ पर जीक काफ़ी ज़्यादा सोचते हुए उस ट्रैक में शूट कर देता है जहाँ पे उसके फादर होते हैं। उसके फादर की जान अब बच जाती है। उसके बाद वो तुरंत उस नए डिटेक्टिव की तरफ भागता है जो कि अब क्रिमिनल बन चुका था। वो उसे पकड़ लेता है और काफ़ी ज़्यादा मारता है। उस क्रिमिनल की कॉल की वजह से पुलिस ऑलरेडी वहाँ पे आ चुकी थी। जब उन्होंने फायर की आवाज़ सुनी तो अंदर आ गए, लेकिन दरवाज़ा लॉक था, इसीलिए वो उसे नॉक करने लगे। दरवाजे के साथ एक वायर कनेक्टेड थी जो कि जीक के फादर के ट्रैप के साथ भी कनेक्टेड थी। जैसे ही वो वायर टूटने लगती है तो जीक के फादर वापस से हवा में लटकने लगते हैं। दूसरी तरफ हम उस पपेट डॉल को भी देखते हैं जिसके हाथ में गन होती है और उसका हाथ ऊपर होता है जैसे वो किसी पर गन पॉइंट कर रही हो। उसी तरह उसके फादर के हाथ में भी गन आ जाती है और वो ऐसा प्रिटेंड कर रहा था जैसे कि उसके फादर पुलिस के ऊपर शूट कर रहे हों। उसके फादर ये जानबूझकर नहीं कर रहे थे, लेकिन पुलिस समझती है कि वो उन पर शूट कर रहे हैं, तो पुलिस बिना कुछ देखे उन पर शूट करने लगती है जिससे वो मारे जाते हैं। और यहाँ पर जीक सब कुछ जानते हुए भी कुछ बता नहीं पाता। वो चिल्लाने लगता है और रोने लगता है। तभी हम उस नए डिटेक्टिव को देखते हैं जो कि बड़ी आसानी से वहाँ से भाग निकला था। उसको किसी ने नहीं पकड़ा था क्योंकि उस पर अभी तक किसी को शक नहीं हुआ था। वो एक लिफ्ट में चला जाता है और जीक को इशारा करता है कि तुम अपनी ज़बान बंद रखना। जीक अभी भी रो रहा होता है क्योंकि वो अपने फादर को नहीं बचा पाया था। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बाय बाय।